हेलो स्टूडेंट्स, बेटे गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? फाइन, ओके। बेटे अपना ध्यान रखो और टाइम से पढ़ो, ठीक है। तो लास्ट क्लास में बेटे हमने गॉस थ्योरम के ऊपर कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन किए थे जो कि सीबीएसई बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए थे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा? एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस हमें पढ़नी है बेटे। देखो, ये डेरिवेशन करने से पहले मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगा। चारों स्टेप हर डेरिवेशन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। 4 स्टेप होंगे भाई। सबसे पहला क्या है? फर्स्ट स्टेप क्या करो बेटे? सबसे पहले क्या बनाओ? गॉसियन सरफेस बनाओ। कौन सा सरफेस बनाओ बेटे? गॉसियन सरफेस बना लो। ऑब्जेक्ट जो भी दे रखा है, जो भी चार्ज बॉडी दे रखी है, उसके लिए पहले क्या करो? गॉसियन सरफेस बनाओ। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है बेटे? दूसरे स्टेप में आपने फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल फाइंड आउट कर दो बेटे। थर्ड स्टेप में टोटल चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। थर्ड स्टेप में क्या कैलकुलेशन कर दो बेटे? टोटल चार्ज की कैलकुलेशन कर दो। और फोर्थ स्टेप में बेटे आप जो है, जो हमारा फ्लक्स का फार्मूला होता है, फ्लक्स के 2 फार्मूले आए हैं हमारे पास। फर्स्ट फार्मूला कौन सा है? फ्लक्स का एक फार्मूला तो आया था E.ds cos थीटा, और फ्लक्स का दूसरा फार्मूला बेटे गॉस थ्योरम से आया था Q/ε0। तो इन दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। E.ds cos थीटा इज इक्वल टू Q/ε0। तो फर्स्ट स्टेप में क्या बताया है? गॉसियन सरफेस बना दो। सेकंड में क्या बताया है? एंगल फाइंड आउट कर दो। थर्ड में क्या बताया है बेटे? टोटल चार्ज। और फोर्थ में क्या बताया है? EDS cos थीटा इज इक्वल टू Q/ε0 को इक्वली पुट करो। ये आपको 3-4 डेरिवेशन करने हैं। हर डेरिवेशन बेटे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से समझना बेटे। इनके ग्राफ भी बनाए जाते हैं, ग्राफ्स को भी ध्यान से समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा रहेगा, देखो बेटे क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, नोट डाउन करो बेटे इनको। ये 4 स्टेप लेकर आपको चलने हैं और डेरिवेशन बहुत इजी लगेंगे अगर आपको ये 4 स्टेप समझ में आ गए तो, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर, इनफाइनाइट चार्ज्ड स्ट्रेट वायर। एक वायर है हमारी, इनफाइनाइट है और उसके ऊपर चार्ज है, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या दे सकता है भाई? सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री बेटे दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको सिलेंड्रिकल सिमेट्री का एप्लीकेशन बताना है और उसको प्रूव करके दिखाना है। या फिर एक वायर है, उस वायर के ऊपर क्या है? चार्ज है, इनफाइनाइटली वायर है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एक इनफाइनाइट वायर बनाएंगे जिसके ऊपर कैसा चार्ज है? नेट कैसा चार्ज मान लिया हमने? पॉजिटिव चार्ज है। फिर इसके बाद क्या बनाना है बेटे? इसके ऊपर हम पहला स्टेप देखो क्या लिखे थे, 4 स्टेप लिखे थे। फर्स्ट स्टेप में क्या बनाया हमने? गॉसियन सरफेस बनाया। और ये आपको पहले बताया हुआ है लास्ट वीडियो में कि वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए गॉसियन सरफेस क्या बनेगा भाई? सिलेंडर बनेगा।
वायर के लिए गॉसियन सरफेस क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। तो यहां से पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी होंगी आउटसाइड। तो जो जो दिया है V1 है, जो हमने माना है पहले उसको लिखना है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर बेटे जो जो आपको गिवन होता है वो लिखना जरूरी होता है। लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मींस लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, 1 मीटर के अंदर कितना चार्ज है, लैम्डा। ओके, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस, क्या बताया था गॉसियन सरफेस, कंसीडर ए गॉसियन सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस हमने मान लिया, ये मान लिया। हुज रेडियस इज r, जिसका रेडियस कितना है r, एंड लेंथ कितनी मान ली हमने l, l लेंथ है और r क्या है, इसका रेडियस है, स्मॉल r रेडियस ले लिया, ये स्मॉल r रेडियस। समझ में आ गया बेटे। फिर इसके बाद पहला स्टेप गॉसियन सरफेस मान लिया, गॉसियन सरफेस का रेडियस r और लेंथ कितनी ले ली हमने, l ले ली। दूसरे स्टेप में क्या बताया था, अब हम एंगल फाइंड आउट करेंगे एरिया नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। तो बेटे एरिया कैलकुलेशन के सॉरी एंगल कैलकुलेशन के लिए देखो, यहाँ पर 3 सरफेस बने हैं हमारे पास। कितने सरफेस बने हुए हैं, 3 सरफेस बने हुए हैं। ये सरफेस हमारा कौन सा हो गया, दिस इज फर्स्ट सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस हमारा सेकंड सरफेस हो जाएगा, और ये जो बेस है ये कौन सा हो जाएगा, थर्ड सरफेस। तो इनके ऊपर एंगल फाइंड आउट करना है। ऑन सरफेस फर्स्ट, ऑन सरफेस फर्स्ट, फर्स्ट सरफेस के ऊपर चलते हैं। फर्स्ट सरफेस हमारा ये है, तो बेटे ये इस तरह से एरिया है, ठीक है। इसका जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, दिस इज एरिया नॉर्मल, ये एरिया नॉर्मल, और ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी। देखो ये इनफाइनाइट चार्ज वायर है, उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे ये ऐसे बाहर निकलेंगी हर तरफ, ठीक है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएंगी, बाहर जाएंगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर भी गई, ये इधर भी गई, ये इधर भी गई, ये इधर भी गई, चारों तरफ जाएगी। तो ये एक तरह से वो कॉम्ब बन जाएगा जो आप यूज करते हो, जो राउंड कॉम्ब आए हुए हैं आज के दिन, ठीक है, वैसा कॉम्ब बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बना, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया का नॉर्मल। एरिया नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लिया जाएगा। तो ये हमारे सिलेंडर का बेस है ऊपर, ये सिलेंडर मान लिया हमने एक, ये फर्स्ट बेस, ये डाउन बेस, और ये क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका नॉर्मल जब भी ड्रॉ करेंगे आउटवर्ड डायरेक्शन लेंगे, तो ये नॉर्मल बन गया। तो ऑन सरफेस फर्स्ट एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90। एरिया नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है बेटे, 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का जब एंगल है, ओके, हम दूसरे स्टेप में केवल एंगल फाइंड आउट करते हैं। ऑन सरफेस सेकंड सरफेस के ऊपर आओ, एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। देखो भाई 0 कैसे आएगा, ये हमने छोटा हाँ एरिया मान लिया। 1 मिनट में देखो, देखो प्रैक्टिकली देखो इसको। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है हमारे पास,
इस सिलेंडर का ये अपर बेस, ये लोअर बेस, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ऐसे बाहर निकल रही थी, एरिया नॉर्मल अपवर्ड हो गया। सेकंड सरफेस के ऊपर देखो बेटे, सेकंड सरफेस का हमने ये छोटा पोर्शन मान लिया। ये छोटा पोर्शन किसकी तरह बिहेव करेगा? प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है। ये इसका एरिया नॉर्मल हो गया और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कैसी आ रही है? बाहर ही आ रही है। ये एरिया नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जा रही है? बाहर जा रही है। तो ये कितना एंगल बनाएगी? नॉर्मल के साथ यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी इस सरफेस से, वो कितना एंगल बनाएगी? देख, दोनों सेम डायरेक्शन है, सोचो, सेम डायरेक्शन, एंगल कितना? 0 डिग्री। क्लियर हो गया? तो एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री। अब ऑन सरफेस थर्ड, ऑन सरफेस थर्ड सरफेस के ऊपर एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज, भाई थर्ड सरफेस ये है, ये बताया था, ये नीचे वाला बेस है, इसका जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे ये नॉर्मल आएगा। दिस इज एरिया नॉर्मल एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एंगल कितना बनेगा? 90 इज 90 डिग्री। 2 स्टेप कर लिए हमने, आगे समझ में? ओके। थर्ड स्टेप देखो बेटे, थर्ड स्टेप में क्या बताया था? थर्ड स्टेप में बताया था भाई आपको कि हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे। टोटल चार्ज देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी दी हुई है? लैम्डा दी हुई है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है। और लेंथ कितनी है? एल लेंथ दी हुई है। तो टोटल चार्ज कितना होगा क्लोज सरफेस के अंदर? क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज यही कैलकुलेट करना है ना। तो टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज विल बी लैम्डा इनटू एल। टोटल चार्ज हमारा कितना रहेगा भाई? लैम्डा इनटू एल। 1 मीटर में लैम्डा है तो एल मीटर लेंथ हमने ली हुई है, एल मीटर में कितना चार्ज हो जाएगा? लैम्डा इनटू एल। 3 स्टेप हो गए। फोर्थ स्टेप क्या है? E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें वैल्यू पुट करनी है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स फर्स्ट रीजन में देखो, फर्स्ट रीजन के अंदर E डॉट ds cos 90, E डॉट ds cos 90, cos 90 0। तो फ्लक्स इन फर्स्ट सरफेस कितना आएगा? 0। फ्लक्स इन सेकंड सरफेस बोलो भाई, सेकंड सरफेस के अंदर देखो E डॉट लेट ds एरिया, E डॉट ds cos 0, cos 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फ्लक्स इन द थर्ड रीजन इज अगेन 0 बिकॉज एंगल इज 90। E डॉट ds cos थीटा, फार्मूला क्या है? E डॉट ds cos थीटा, cos क्या हो जाएगा? cos 90 हो जाएगा। अब भाई cos 90 तो 0। तो टोटल फ्लक्स कितना बना हमारा? फ्लक्स कितना बनेगा? phi1 प्लस phi2 प्लस phi3, 0 प्लस EDS प्लस 0, ये कितना हो जाएगा? EDS। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना है? E डॉट ds। टोटल चार्ज कितना आया? लैम्डा बाई एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट रख दिया हमने। ये तो हमने छोटा है एरिया लिया था भाई, ये हमने क्या लिया था? 1 मिनट इधर देखो, ये हमने छोटा पोर्शन लिया था। इस कंप्लीट का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो ये ds है, ये भी ds है, ये भी ds, ds 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 ऐसे होगा भाई। इसका क्या कर सकते हैं हम? इंटीग्रेशन कर दें। इंटीग्रेशन मीन समेशन। तो हमने क्या किया? इसका इंटीग्रेशन कर दिया। जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो ये क्या आएगा? E डॉट टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 2 pi RL। एंड हियर वी आर कंसीडरिंग कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 pi RL इज इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है। L से L कैंसल, तो लैम्डा बाई 2 pi R बाई एप्सिलॉन। This is electric field due to linear charge density. Sorry,
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बनेगी, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ बेटे? इसको जल्दी नोट डाउन करो, इसके ग्राफ बनाते हैं, आप स्क्रीनशॉट लो, ले लिया? ओके। फिर बेटे इसके बाद हमें इसके क्या बनाने हैं, ग्राफ बनाने हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ दो तरह के बनेंगे भाई इसमें। दो तरह के ग्राफ कौन कौन से बनेंगे देखो, एक तो आ जाए ई एंड आर के बीच में ग्राफ बनाना फर्स्ट, और सेकंड ग्राफ किसमें आ सकता है, ई एंड 1 बाई आर के बीच में ग्राफ बनाना। ई और आर के बीच में आ सकता है, और ई और 1 बाई आर। तो ई और आर देखो फार्मूला मैं वही यही लिख देता हूँ भाई एक बार, E is equal to lambda divided by 2 pi r epsilon naught। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। रिलेशनशिप देखो E और R में क्या रिलेशनशिप है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो ये कैसी शेप बनेगी, हाइपरबोला की शेप। इसकी शेप बनेगी बेटे, ये हाइपरबोला शेप बन जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये R। ये तो फर्स्ट हो गया, मींस ये वाला ग्राफ अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये बनेगा। बट बेटे जैसे मैंने एग्जाम में अभी जो आपका एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में फोर्स और 1 बाई आर का रिलेशनशिप पूछा था और बच्चों ने गलत किया हुआ था। फोर्स और आर के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता, ठीक है, फोर्स और डिस्टेंस कूलम्स लॉ की हम बात कर रहे हैं, वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता, पैराबोलिक पाथ वहां पर होता। बट स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या पूछा गया है, ई और आर के बीच में तो हाइपरबोला बन गया, सिंगल है तो हाइपरबोला, स्क्वायर आ जाए तो पैराबोलिक पाथ रहेगा। यहाँ पर ई और आर जो है 1 बाई आर के बीच में पूछा गया है, तो सेकंड जो ग्राफ बनाएंगे हम, वो सेकंड ग्राफ होगा 1 बाई आर और ई के बीच में। और E और 1 बाई आर दोनों एक दूसरे के क्या है, ये देखो E और 1 बाई आर, ये दोनों एक दूसरे क्या है, डायरेक्टली है भाई, ये ग्राफ बनेगा। क्लियर हो गया, समझ में आया? दोनों ग्राफ्स को नोट करो बेटे, ठीक है। फिर इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहली एप्लीकेशन समझ में आया, देखो 4 स्टेप अप्लाई किए थे हमने। गॉसियन सरफेस लिया, दूसरा क्या लिया, एंगल फाइंड आउट किया, तीसरा टोटल चार्ज कैलकुलेट किया, फोर्थ स्टेप में फार्मूले में पुट कर दिया, पांचवें स्टेप में ग्राफ बना दिए भाई। कर लिया नोट? ओके। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे हम ड्यू टू ए सेल। सेल का भी पता होगा, होलो सेल, ठीक है, होलो सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए होलो सेल। बेटे ये होलो सेल जो है, ये किसका एग्जांपल रहेगा, ये स्फेरिकल सिमेट्री का एग्जांपल रहेगा। इसका एग्जांपल है भाई ये स्फेरिकल सिमेट्री। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, स्फेरिकल सिमेट्री के लिए आप कोई भी एक चार्ज बॉडी लो और उसका डेरिवेशन करो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, तो स्फेरिकल सिमेट्री के लिए हम होलो सेल दे सकते हैं, ठीक है। और ये होलो सेल कैसी है बेटे, ये होलो सेल हमारी कैसी है, कंडक्टिंग है। कैसी है ये, कंडक्टिंग, मींस इसके ऊपर चार्ज फ्लो हो सकता है। स्टेप वो आपको ध्यान है, इधर सुनो भाई, कंसेप्ट क्लियर करो अपने। ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये स्फीयर है हमारे पास, ठीक है। इस स्फीयर के अंदर हमने क्यू चार्ज दिया,
बेटे क्यू चार्ज दिया, वो क्यू चार्ज कहाँ पर रहेगा, सेल की बात कर रहे हैं, और ये थिकनेस कैसी है, वेरी थिन, बहुत थिन है। बेटे हमने क्यू चार्ज इसके ऊपर दिया, जब हमने इसके ऊपर क्यू चार्ज दिया तो वो क्यू चार्ज कहाँ पर जाएगा, आउटर सरफेस पर जाएगा। क्यू चार्ज कहाँ पर जाएगा, आउटर सरफेस के ऊपर जाएगा। जब भी हम किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज देंगे तो वो चार्ज कहाँ पर जाएगा, दैट चार्ज रिसाइड्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, वो चार्ज इसके आउटर सरफेस के ऊपर जाएगा। अगर छोटा डेरिवेशन करना चाहते हो कि चार्ज आउटर सरफेस पर क्यों जाएगा, तो अभी डिस्कस कर लेते हैं बेटे, 1 मिनट निकाल देते हैं, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, चार्ज कहाँ जाएगा, आउटर सरफेस के ऊपर जाएगा। देखो क्यों जाएगा, ये हमने एक स्फीयर मान लिया और ये उसकी थिकनेस थी, इतनी थिकनेस है, ये इतनी थिकनेस है। मैंने क्या बताया कि हमने इसको क्यू चार्ज दे दिया, टोटल कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया। ये क्यू चार्ज मैंने ये बताया था कि भाई इसके आउटर सरफेस पर रहेगा, इनर सरफेस पर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, उसका डेरिवेशन देखो या उसका कंसेप्ट समझो। लेट हमने मान लिया यहाँ पर क्यू चार्ज रह गया और बाहर टोटल में से भाई 10 कूलम था, 10 में से 4 यहाँ रह गया तो 6 यहाँ रहेगा, तो क्यू यहाँ रह गया तो यहाँ कितना रहेगा, क्यू माइनस क्यू रहेगा। क्लियर हो गया। तो देखो मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ पर रहेगा, ऑन द चार्ज जो भी होगा, कोई भी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो वो चार्ज कहाँ पर होगा, सरफेस के ऊपर चार्ज रहेगा। तो सरफेस के ऊपर चार्ज रहेगा, इसके लिए बेटे हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, ये अप्लाई कर दिया, ठीक है। हमने एक गॉसियन सरफेस मान लिया, क्या मान लिया, गॉसियन सरफेस मान लिया, whose रेडियस इज, इनर का रेडियस r1 मान लिया, आउटर का रेडियस r2 मान लिया, और गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना मान लिया, r मान लिया। तो यहाँ पर क्या फार्मूला है, EDS इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, EDS इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा देखो कंडक्टर के अंदर क्या बता रखा है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0। हम इन्हीं एप्लीकेशन के अंदर इसको प्रूव भी कर देंगे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, ठीक है। एक बार टॉपिक आ जाता है फिर आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंडक्टर के अंदर कितनी होती है, 0। तो भाई ये बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है तो क्यू भी कितना होगा, 0 होगा या नहीं होगा। तो हमारा ये क्यू कितना आया, 0 आया। तो कंप्लीट चार्ज कहाँ पर रहेगा, ऑन द सरफेस, कंप्लीट चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस। क्लियर हुआ कंसेप्ट, आगे समझ में, ओके। फिर भाई इसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हमें होलोस्फीयर के लिए। होलोस्फीयर के लिए बेटे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है, तो हम एक होलोस्फीयर देते हैं, हम एक होलोस्फीयर देते हैं। लेट इसके ऊपर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। भाई इसके ऊपर ये चार्ज इस तरह से है, ये चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इस सेल के लिए इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके सरफेस पर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और इसके बाहर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल। कैलकुलेशन किसकी करते हैं कि सेल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। तो भाई पहला स्टेप क्या बताया था, ड्रॉ ए गॉसियन सरफेस,
whose radius is r, let capital R is the radius of hollow cell, सेल का रेडियस कितना है r है, और गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना मान लिया हमने, ये गॉसियन सरफेस इसका रेडियस कितना मान लिया, r मान लिया। ओके, गॉसियन सरफेस इज consider Gaussian surface कंसीडर किया भाई, कंसीडर Gaussian surface of radius r, जिसका रेडियस कितना है r। यहां पर सीधा लिख सकते हो बेटे, आप इतना डिटेल में बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आए तो आप लिख देना इसको, ठीक है। यहाँ पर हमने we know that inside the cell, अभी हमने क्या प्रूव किया था, सेल के अंदर inside the cell चार्ज कितना होता है, 0 होता है, अभी प्रूव किया था। एक बार रिवाइंड करो वीडियो को बेटे, समझ में आएगा कि सेल के अंदर चार्ज कितना है, 0 है बेटे। अगर ये बताया था चार्ज के अंदर, सॉरी क्लोज बॉडी के अंदर चार्ज 0 है, क्यू 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बनेगी, 0 बनेगी। फार्मूले में पुट कर लो भाई, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू 0 है तो E भी कितना हो जाएगा, इफ क्यू इज 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था, आपके मन में कंफ्यूजन आया होगा कि हमने क्या बताया था, अगर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट बी 0, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, ठीक है। बट बेटे जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल तो हो सकता है सॉरी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल तो हो सकता है या नहीं हो सकता, बट अगर चार्ज 0 है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, 0 बनेगा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे, तो आप यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। आगे समझ में बेटे, करो नोट। अब सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल हमने कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस के ऊपर हमें कैलकुलेट करना है। ये सेल की हमारी, इसको देखो यहाँ पर लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना आया, 0, ग्राफ बनाने में काम आएगा। ये रेडियस कैपिटल R था, कैपिटल R रेडियस था बेटे, जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो भी कहाँ पर होगा, सरफेस पर कैलकुलेट कर रहे हैं तो कंसीडर गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल R। गॉसियन सरफेस कहाँ पर आएगा, अब ये गॉसियन सरफेस आ गया, ठीक है। अब इससे आगे देखो, इससे आगे के कंसेप्ट को समझना भाई। यहाँ पर चार्ज है, ये चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, आउटवर्ड जा रही है। कंसीडर ए स्मॉल एरिया ds, कंसीडर ए स्मॉल एरिया ds, एक छोटा एरिया हमने क्या माना, ds एरिया ले लिया ये, whose एरिया नॉर्मल, जिसका एरिया नॉर्मल इज आउटवर्ड, ये इसका एरिया नॉर्मल, ये n से रिप्रेजेंट कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो बेटे एंगल तो आ गया, एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। देखो दोनों के बीच में बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों सेम लाइन में है, 0 एंगल हो गया, ओके। तीसरे स्टेप में क्या करते थे बेटे, टोटल चार्ज कैलकुलेट करते थे। टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज इज क्यों, यहाँ पर लिख दो, लेट
Q is total charge on the cell. Q is total charge on the cell. सेल के ऊपर टोटल चार्ज कितना है? Q भी। कर दो बेटे सो। E dot ds is equal to Q by epsilon naught. E dot this is ds. ds कौन सा एरिया लेना है? सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? ds तो छोटा एरिया था, कंप्लीट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? एरिया 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस कितना आया? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आगे समझ में भाई? अब इसके बाद ये ऑन द सरफेस कैलकुलेट कर दिया। इजी है, हमने एक कंसेप्ट बताया था, 4 लाइन आपको बताई थी। पहले में गॉसियन सरफेस बनाओ, दूसरे में एंगल फाइंड आउट करो, तीसरे में चार्ज, चौथे में वैल्यू पुट कर दो। वैसे अब देखो आउटसाइड कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। नोट करो जल्दी, स्क्रीनशॉट लो। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड सेल के बाहर हम कैलकुलेट करने वाले हैं। सेल के बाहर जब कैलकुलेशन करेंगे तो भाई ये सेल है हमारी, तो गॉसियन सरफेस कहाँ लेंगे? आप बाहर ले लेंगे। ये रेडियस कितना? r। गॉसियन सरफेस का रेडियस, कंसीडर गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल r। स्मॉल r हो गया। कंसीडर ए स्मॉल एरिया ds। इसके ऊपर हम एक छोटा एरिया मान लेते हैं, ये ds एरिया, जिसके अंदर ये एरिया नॉर्मल है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर जाएंगी या नहीं जाएंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी इधर ही जाएंगी। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया नॉर्मल, ये एरिया नॉर्मल और ये ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। एंगल कितना? 0। टोटल चार्ज कितना? क्या हो? तो E डॉट ds। अब ds क्या लेना है हमें? सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? इसका सरफेस एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। r कैसा है हमारा? स्मॉल r। 4 पाई r स्क्वायर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। भाई E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यही इधर आकर क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। हो गया क्लियर भाई? ठीक है, तो बेटे इसके ग्राफ जब हम बनाते हैं तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ग्राफ देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होगा? 0 होगा। जब तक r जो है कैपिटल R के इक्वल नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा? 0। फिर ऑन द सरफेस जाते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। ठीक है, ये R है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे जैसे बाहर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये पैराबोलिक बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? पैराबोलिक। तो ये इसका ग्राफ है, ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो सेल। होलो सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की थी हमने। ठीक है, आगे बढ़े समझ में? ओके, अब इसी के अंदर एक थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का हम डेरिवेशन करते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल का डेरिवेशन ये है, व्हाट इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस होलो सेल। नोट करो इसको, ये उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सेल फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड सेल। भाई हम कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग स्फीयर
और स्फीयर कैसा है हमारा, सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या है भाई, जहां उसके ऊपर चार्ज रख दिया वही चार्ज रहेगा। जैसे अगर चार्ज यहाँ पर रख दिया तो ये चार्ज मूव नहीं करेगा, यही रहेगा। ये चार्ज यहाँ रख दिया तो ये यही रहेगा। तो इस तरह से इसके अंदर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेज है, ठीक है। डी क्यू चार्ज यहाँ है, डी क्यू यहाँ है, डी क्यू यहाँ है, डी क्यू यहाँ है, हर जगह पर कैसा चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, हर जगह कैसा चार्ज है, डी क्यू। तो टोटल चार्ज लेट टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर, टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना दे दिया भाई, क्यू चार्ज। डी क्यू मिला के टोटल कितना हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। फिर वही तीन केस बनते हैं भाई। पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं आउटसाइड। आउटसाइड जब कैलकुलेट कर रहे हैं, अब आप देखो आउटसाइड कैलकुलेट करेंगे तो हम गॉसियन सरफेस आउटसाइड बना लेंगे, ठीक है। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस of spherical shape का गॉसियन सरफेस whose radius is, जिसका रेडियस कितना है, r, स्मॉल r, ठीक है भाई। ये यहाँ से गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r है और जो हमारा स्फीयर था उसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते थे, यहाँ पर एक छोटा क्या मानते थे, कंसीडर ए स्मॉल एरिया ds whose एरिया नॉर्मल इज n कैप, जिसका एरिया नॉर्मल कहाँ है, एरिया नॉर्मल इज n कैप। ये ds था, ये इसका क्या हो गया, एरिया नॉर्मल, बिल्कुल वैसे का वैसा है, ठीक है भाई। एरिया नॉर्मल n कैप, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो जाएगा। तो एंगल कितना हो गया, एंगल बिटवीन एरिया नॉर्मल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री। टोटल चार्ज तीसरे स्टेप में टोटल चार्ज कैलकुलेट करते थे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो भाई, ई डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज क्यों है, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। आ गया कहाँ, अभी किया था भाई, रिवाइज हुआ है। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना हो जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो जाएगा। ऑन द सरफेस कितना होगा, ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस के लिए देखो मैं इसी को कर देता हूं भाई। कंसीडर ए गॉसियन सरफेस ऑफ स्फेरिकल शेप whose radius is r, जिसका रेडियस कितना है। ये अब इसी के ऊपर सरफेस के ऊपर क्या बन गया हमारा, गॉसियन सरफेस बन गया। कंसीडर ए स्मॉल एरिया ds, इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या मान लिया, ds, और ये उसका नॉर्मल हो जाएगा ds एरिया का, पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। एंगल कितना हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल कितना, 0। टोटल चार्ज कितना, क्यू। अब यहाँ से थोड़ा चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। ds कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया लेना है, विच इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये क्या है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ठीक है। कर लिया भाई, नोट करो, सारा कर रखना है भाई। ये सॉरी ये आ रहा है r स्क्वायर कैपिटल R।
अब हमें कैलकुलेट करना है इनसाइड। ये थोड़ा कंसेप्ट है और आपको समझ में आना चाहिए बेटे। इनसाइड देखो बाकी सभी चीजें वही रहेंगी, थोड़ा चार्ज आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, चार्ज की कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको। ये है भाई हमारे पास स्फीयर जिसका रेडियस r है। हम कहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं? इनसाइड कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या मान लिया हमने? कंसीडर ए गॉसियन सरफेस ऑफ किस शेप का? स्फेरिकल शेप whose रेडियस इज, जिसका रेडियस कितना? whose रेडियस इज स्मॉल r। ये मान लिया भाई हमने, ठीक है ओके। क्या माना फिर इसके बाद? कंसीडर ए स्मॉल एरिया ds, स्मॉल एरिया ds whose area normal and electric field makes angle 0 degree with each other। कितना एंगल बना रहे हैं? एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ये ds मान लिया हमने कहीं भी। ये इसका एरिया नॉर्मल, इसके ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। देखो भाई पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ चार्ज है, यहाँ भी है, यहाँ भी चार्ज है। इसके ऊपर चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ चार्ज है, ये चार्ज है, इसके कारण ये क्या बनेगा? दिस इज एरिया नॉर्मल, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एरिया नॉर्मल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो एंगल कितना बना दोनों के बीच में? दोनों की डायरेक्शन देखो ये है, ये E की और ये N की, दोनों के बीच में एंगल कितना? 0 डिग्री। टोटल चार्ज देखो भाई, टोटल चार्ज कितना हो? इसको यहाँ अलग से समझना भाई। स्फीयर के अंदर टोटल 4/3 पाई r क्यूब में कितना चार्ज है? क्यू चार्ज बताया है। टोटल चार्ज कितना है? क्यू है, ठीक है। तो इस पूरे के अंदर क्यू चार्ज था भाई। इतने जो कम स्फीयर है, जो इनर स्फीयर है, उसके अंदर चार्ज कम होगा, तो 1 के अंदर कितना चार्ज हो जाएगा? 1/4/3 पाई r क्यूब। और इस वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। इस वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई r क्यूब। तो इसके अंदर कितना चार्ज हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई से 4/3, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू आर क्यू बाई r3। क्यू आर क्यू बाई r3। बेटे ये समझ में आया हो तो बताना। देखो फिर से बता रहा हूँ, पूरा जो इसको आप इस तरह से देखो, आप अपने रूम में बैठे पढ़ रहे हो, इस पूरे रूम के अंदर कुछ चार्ज है, ठीक है। चार्ज यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, हर कोने के ऊपर चार्ज है, हर पॉइंट पर चार्ज है। उसका अगर हम एक कॉर्नर लेते हैं तो कैसे निकालोगे? वो ऐसे तो निकालोगे। टोटल में कितना चार्ज था? क्या था टोटल वॉल्यूम में? अगर वॉल्यूम 1 होता तो चार्ज बाई वॉल्यूम हो जाता, और वॉल्यूम कितना? 4 इस वॉल्यूम के अंदर निकाले तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हो गया क्लियर? 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो चार्ज कितना आएगा? क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया? टोटल चार्ज हो गया। दिस इज आवर टोटल चार्ज, ठीक है। तो बेटे इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं? फार्मूला हमारा है EDS इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट कर देते हैं। E डॉट व्हाट इज द सरफेस एरिया? व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस? 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटे चार्ज कितना आया? यहाँ पर टोटल चार्ज रखना है ना। चार्ज कितना आया? क्यू आर क्यूब बाई आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। आर क्यूब बाई आर क्यूब एप्सिलॉन नॉट। ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से लिख लो 4 पाई r स्क्वायर। एक स्टेप और बना लो, E इज इक्वल टू क्यू आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इनटू, ये इधर जाकर डिनोमिनेटर में
4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर से ये क्यू कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इनसाइड क्या, ये आउटसाइड है, इनसाइड क्या आया क्यू आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। क्लियर है बेटे, इसको नोट करो, फिर इसके ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बना लेते हैं फिर इसके, हो गया नोट। जब हमें इसका ग्राफ बनाना होगा तो ये ग्राफ देखो, पहले इनसाइड ये आर ये ई, बेटे इनसाइड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कहां तक, जब तक रेडियस किसके इक्वल ना हो जाए, ओरिजिनल जो हमारा स्क्वायर थे उसके रेडियस के इक्वल ना हो जाए। ऑन द सरफेस वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, आउटसाइड जाते ही क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये कैसा फिर फॉलो करेगा पैराबोलिक को। क्लियर हो गया, आई थिंक बेटे आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके आगे बेटे, चलो बेटे अब मैं 2 डेरिवेशन कर रहा हूँ, कंपटीशन लेवल के डेरिवेशन है। जिन स्टूडेंट्स को कंपटीशन लेवल की तैयारी करनी है वो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, हम निकाल रहे हैं, अब हम निकाल लेते हैं इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर। इस स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो देखो नोट कर लिया ये। पहले हम निकाल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेल। ये है बेटे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेल या सेल्फ एनर्जी ऑफ सेल, सेल्फ एनर्जी ऑफ सेल, सेल की सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी और क्या है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, करें भाई डेरिवेशन स्टार्ट। छोटा सिंपल सा डेरिवेशन है भाई। ठीक है, देखो कंसेप्ट को समझना। ये स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर हमें 10 कूलम चार्ज लेके आना है। इस स्फीयर के ऊपर क्या करना है, हमें 10 कूलम चार्ज लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले 1 कूलम चार्ज लाएंगे, फिर दूसरा कूलम जब चार्ज लेकर आएंगे तो पहला 1 कूलम इसको रिपेल करेगा या नहीं करेगा, करेगा। वी हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द रिपल्शन, हमें रिपल्शन के अगेंस्ट कुछ काम करना पड़ेगा। वो इसको यहाँ से लेकर आया, वो इसको रिपेल कर रहा था, मैंने फोर्स लगाकर, ठीक है, इस चार्ज इस स्फीयर के अंदर रख दिया, 2 कूलम चार्ज हो गया। अब थर्ड कूलम लेकर आऊंगा तो और भी इसके अंदर 2 चार्ज इसको रिपेल करने थे, रिपेल कर रहे थे, तो उस रिपल्शन के अपोजिट मुझे इस पर काम करना होता है। तो बेटे जब Q 0 था तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। बट जब Q कितना हो गया, Q के इक्वल हो गया, लेट हमें इसको टोटल कितना चार्ज देना है, Q चार्ज देना है, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V पोटेंशियल हो जाएगा। सपोज कर मान लिया हमने कि जब हम इसके ऊपर Q चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। तो एवरेज पोटेंशियल कितना होगा, एवरेज पोटेंशियल हो जाएगा 0 + V/2। पहले 0 था, इनिशियली 0, फाइनली V, तो एवरेज कितना हो जाएगा, इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, तो पोटेंशियल कितना हो गया भाई, V/2। ठीक है, ये एवरेज पोटेंशियल हो गया। फिर इसके बाद पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल का क्या फार्मूला होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल बाय चार्ज, पोटेंशियल बाय चार्ज। ठीक है, सॉरी पोटेंशियल इनटू चार्ज।
ये होता है dV बाई dQ। एक मिनट मुझे, dV इज इक्वल टू dW बाई dQ, ठीक है। तो dW इज इक्वल टू dV इंटू dQ, dV इंटू dQ, चेंज इन पोटेंशियल बाई dQ। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज, ड्यू टू चार्ज, चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा? चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है भाई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट बेटे, ये हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज, ड्यू टू चार्ज कितना होगा? पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? पोटेंशियल इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। लेट कितना रेडियस है? ये R रेडियस है, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे भाई जब हम dW इज इक्वल टू पोटेंशियल कितना आया हमारा 0 बाई, देखो V की वैल्यू आई थी हमारे पास 0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बाई 2, ठीक है। पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज कितना है? dQ, dQ छोटा चार्ज है, कंप्लीट चार्ज कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो ये कितना वैल्यू बढ़ेगी भाई? Q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। कितनी वैल्यू हो जाएगी ये? Q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ठीक है। ये A B C D, हाँ, Q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? वर्क किसके इक्वल होता है? एनर्जी के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? उसकी खुद की एनर्जी कितनी होती है? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। बेटे इसके ऊपर नेट में क्वेश्चन आया हुआ था कि हमें रेडियस दे दिया और चार्ज दे दिया, एक सेल के लिए पोटेंशियल एनर्जी की कैलकुलेशन हमें करनी है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी सेल के लिए कितनी आएगी? Q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? बेटे नोट करो। अब हम निकालेंगे सेल्फ एनर्जी ड्यू टू स्पेयर, सेल्फ एनर्जी ड्यू टू स्पेयर। बस लास्ट टॉपिक है बेटे आज का, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, या ड्यू टू, या फिर हम लिख सकते हैं सेल्फ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी, ठीक है। वही कंसेप्ट हमारा रहेगा। कंसेप्ट क्या रहेगा? ये हमारे पास थोड़ा हम इसका साइज एनलार्ज कर देते हैं, ठीक है। हम चार्ज देंगे बेटे कंटिन्यूसली, जब हम चार्ज देंगे तो हमें अभी पढ़ा था हमने, जब भी हम चार्ज देंगे तो हमें काम करना पड़ेगा। लेट टोटल कितना चार्ज देना है? क्यों चार्ज देना है? ध्यान से समझना, टोटल कितना चार्ज देना है हमें? क्यों चार्ज देना है इसके ऊपर। तो बेटे एक स्पेयर मान लिया हमने, ठीक है। इस स्पेयर के अंदर कितना चार्ज है? डी क्यू चार्ज दे दिया। इस स्पेयर के अंदर चार्ज कितना है? डी क्यू चार्ज है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेंशियल कैलकुलेट जब हम करते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। चार्ज डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, यही होता है पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके लिए बेटे हम पहले पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर दूसरा इसमें चार्ज कितना आएगा वो चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं।
चार्ज कैलकुलेट कर लो, वो इजी रहेगा। ये रेडियस कितना मान लिया हमने r, ये तो टोटल रेडियस कितना था r, ये रेडियस कितना मान लिया स्मॉल r। तो देखो भाई 4/3 पाई r क्यूब के अंदर टोटल 4/3 पाई r क्यूब के अंदर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। तो 1 में कितना चार्ज होगा, क्यू बाई 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। अगर वॉल्यूम 1 मीटर करे तो 1 मीटर क्यूब करे तो। और बेटे इसके अंदर कितना चार्ज होगा, इसके अंदर चार्ज होगा 4/3 पाई r क्यूब है, तो क्यू बाई 4/3 पाई r क्यूब इंटू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल, क्यू r क्यूब बाई r क्यूब। ये क्या आया हमारे पास, चार्ज इनसाइड r1। R1 के अंदर चार्ज कितना, R के अंदर चार्ज कितना आया है, क्यू r क्यूब बाई r। अब बेटे अगर बाहर से कोई चार्ज लाएंगे तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर क्या करेगा, रिपल्शन का फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा। और हमने यहाँ पर कैपिटल क्यू लिया है, तो 4/3 पाई r क्यूब में टोटल चार्ज कितना होगा क्यू, ये ध्यान रखो थोड़ा। हाँ, हमने ऑलरेडी पहले कितना चार्ज माना हुआ है, किसके अंदर चार्ज कितना लेकर आना है, कैपिटल क्यू लाना है। तो 4/3 पाई r क्यूब में टोटल चार्ज कितना होगा क्यू, तो 1 में कितना हो जाएगा क्यू बाई 4/3 पाई r क्यूब। और इसके अंदर चार्ज कितना होगा ये हमने कैलकुलेट कर लिया इनसाइड r। फिर बेटे इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम एक सेल मान लेते हैं, ठीक है। इस सेल के अंदर चार्ज कितना होगा, देखो इसके अंदर बात कर रहे हैं पहले, इसके अंदर बात कर रहे हैं, इसमें कितना चार्ज होगा, इसके अंदर कितना चार्ज होगा, ठीक है। तो इसकी थिकनेस कितनी, dr, इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो भाई देखो फिर से ये चार्ज कितना मान लिया हमने, ये मान लिया था क्यू इनसाइड, ये Q2 मान लिया हमने, और ये क्या मान लिया Q1 मान लिया। Q2 कितना होगा देखो, 4/3 पाई r क्यूब में कितना चार्ज है, Q है या नहीं है। एक में कितना चार्ज होगा, Q बाई 4/3 पाई r क्यूब। और हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस रीजन में, कैलकुलेशन कर रहे हैं इस रीजन में। तो बेटे इस रीजन की कैलकुलेशन के लिए ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं एरिया इंटू विड्थ विल गिव वॉल्यूम, देगा या नहीं देगा। एरिया कितना हो जाएगा इसका 4 पाई r स्क्वायर, विड्थ कितनी है इसकी dr, एरिया इंटू विड्थ विल गिव वॉल्यूम। इतने वॉल्यूम में हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसल, तो ये चार्ज कितना आएगा। अब Q2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, Q2 की वैल्यू आएगी Q r स्क्वायर, ये 3 भी ऊपर आ जाएगा, dr बाई r क्यूब। दिस इज वैल्यू ऑफ Q2। और ये वैल्यू किसकी है, Q1 की वैल्यू है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कितना होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। फार्मूले में अप्लाई कर दो, चार्ज पुट कर दो भाई, Q1 की वैल्यू Qr क्यूब बाई r क्यूब इंटू Q2 की वैल्यू ये 3 है, 3 Q r स्क्वायर इंटू dr बाई r क्यूब। तो ये भी रह गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन कह सकते हैं, ठीक है। वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, Q स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा, Q स्क्वायर 3 हो गया, ये एक r से ये r कैंसिल हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगी,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर क्या हो जाएगी 336। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। dr बिट इंटीग्रेशन करना है, टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी रेडियस कहां से कहां तक हो सकता है 0 से r तक। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0 से r, क्योंकि फाइनल लिमिट रेडियस की कितनी हो सकती है कैपिटल R हो सकती है। तो 3q स्क्वायर r की पावर 4 इंटू डी आर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 6। r की पावर 6 इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। बेटे इंटीग्रेशन आपको पता ही है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। 3q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 6, ये तो निकाल दिया हमने। 3q स्क्वायर r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 6 निकाल दिए। r की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा r की पावर 5 बाई 5 इंटू अपर लिमिट और लोअर लिमिट 0। इसके बाद क्या होता है 3q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की पावर 6। इस r की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं r की पावर 5 बाई 5, 0 पुट करेंगे, ये क्या हो जाएगा r बचेगा। ठीक है, r की पावर 6 था, r बच जाएगा। तो ये 3q स्क्वायर बाई 20 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। This is potential energy or self energy of a non-conducting sphere. This is potential energy or self energy of a sphere. Sphere की conducting energy self energy आ गई भाई, कर लिया नोट डाउन। बेटे 2 टॉपिक एक्स्ट्रा करवाए हैं, बुक्स में नहीं है, चाहो तो करो। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये इम्पोर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी स्फीयर की कितनी आई, सेल की कितनी आई और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की कितनी आई। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है। हमने गॉस थ्योरम की एक पार्ट में एप्लीकेशन की है, एक पार्ट और बनेगा, सेट के लिए हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। और बेटे रिवाइज जरूर करो। थैंक यू।